सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। मैं प्रशांत पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पी आर नॉलेज सेंटर में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सब लोग लूसेंट की बुक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उनके उत्तराधिकारी के बारे में, जो कि हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हैं अशोक। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो बिंदुसार जो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जब 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, तो अब मगध साम्राज्य का यानी मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? उनका पुत्र बिंदुसार होता है, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। अब बिंदुसार के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता था। जो बिंदुसार था उसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स, अमित्रघात का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक से है, मतलब जो अपने एक भी शत्रु को जीवित ना रखे, सभी शत्रुओं को समाप्त कर दे, उसे अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार जो था वह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, उसी प्रकार बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था। अब वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। भद्रसार या भद्रसार को वारिसार भी कह सकते हैं। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तो बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। फ्रेंड्स, बिंदुसार और जो अशोक टॉपिक हैं इस लूसेंट बुक में वह बहुत छोटे दिए हुए हैं। तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इसके मेन क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ। और कुछ कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, इसलिए मेन पॉइंट बताने वाला हूँ सिर्फ। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। अब स्ट्रैबो के अनुसार, एक स्ट्रैबो सीरियन नरेश हुए थे, जिन्होंने कहा था कि एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस को भेजा था। डायमेकस कौन था? जो राजदूत था। डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जो डायमेकस था वह मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। मेगस्थनीज कौन था फ्रेंड्स? मेगस्थनीज हमने जब पिछले वीडियो में पढ़ा, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य में के राज्य में एक राजदूत था। कहाँ का? ग्रीक का राजदूत था, जिसे कौन छोड़ के गया था? सेल्यूकस निकेटर छोड़ के गया हुआ था। यहाँ से फ्रेंड एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि डायमेकस नामक का राजदूत किस शासक के शासनकाल में आया था? डायमेकस नामक राजदूत किस शासक के शासनकाल में आया था? तो उसका आंसर है फ्रेंड्स बिंदुसार डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के समय में आया था। इसे किसने भेजा था? ऐसा भी पूछ सकता है कि इसे किसने भेजा था? तो इसे सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। नेक्स्ट चलिए चलते हैं। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। तो जो जैन ग्रंथ हैं उनमें बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। अब बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का निर्माण हो रहा था, जो कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनमें बिंदुसार के साथ विद्रोह हुए हैं, उनका वर्णन किया गया है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने 2 लोगों को भेजा। पहला तो उसने भेजा सुसीम को, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल रहे, यानी कि उस विद्रोह को दबा नहीं पाया। इसके बाद इसने अशोक को भेजा और इस विद्रोह को अशोक ने शांत कर दिया। अब एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक फ्रेंड्स यानी कहते थे टूरिस्ट मतलब इनके राज्य में टूरिस्टर भेजने की और ये सब फ्रूट्स भेजने के, ड्राई फ्रूट्स भेजने के लिए एक लेटर लिखा था। यानी कि उनको कहा था कि आप हमारे राज्य में टूरिस्टर भेजिए और ये सब ड्राई फ्रूट्स भेजिए, ताकि इससे हमारी इनकम हो सके। अब बौद्ध विद्वान एक तारानाथ थे, जिन्होंने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यानी कि बिंदुसार जो था वह 16 राज्यों का विजेता था। अब इसके बाद आते हैं इस बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक, जिसे महान अशोक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अब इनके फैमिली के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अशोक की माता का नाम था
सुभद्रांगी देवी तथा उनके पुत्र का नाम था महेंद्र और उनकी डॉटर का नाम था यानी पुत्री का नाम था संघमित्रा। अब जो अशोक का नाम है वो अशोक कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब कहाँ से प्रूफ मिला कि अशोक का नाम अशोक ही था। तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में से मिला है। तो मास्की एवं गुर्जरा नाम के अभिलेख है उनमें से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से प्राप्त होता है। तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अब राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के राज्यपाल थे। क्या आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जब बिंदुसार शासन कर रहे थे मौर्य साम्राज्य में, तो जो अशोक थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी, ये एक अवंती थी, उनकी राजधानी थी, या एक कह सकते हैं छोटे जो 16 राज्य उनको विजेता थे, 16 राज्यों को विजेता थे बिंदुसार, उनमें से एक राज्य अवंती भी था, जिसका गवर्नर बिंदुसार ने किसे बनाया था, अशोक सम्राट को बनाया था। लेकिन उसके बाद यह अशोक सम्राट बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के राजगद्दी पर बैठ गए। अब पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट नाम डिफरेंट जगह लिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया बिंदुसार के बारे में कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता था और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा जाता था। उसी प्रकार अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है किसमें, पुराणों में। अशोक को अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया है। अब अशोक ने अभिषेक के 8 वर्ष बाद, यानी कि जब उनका अभिषेक हुआ, मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ गए, उन्हें 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया, यानी कलिंग राज्य को तबाह करने का निश्चय कर लिया, उस पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोलसी पर अधिकार कर लिया। कलिंग की पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो थी तोलसी उसे पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ से फ्रेंड क्वेश्चन बनता है कलिंग की राजधानी कौन थी, तो कलिंग की राजधानी तोलसी थी। और अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया, तो 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। अब अशोक ने जो पाटलिपुत्र में डियानस नाम का एक राजदूत भेजा था, तो किसने भेजा था, अशोक। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जो टॉमी थर्ड जो या फिलाडेल्फस, फ्रेंड्स ये बहुत अजीब नाम होते हैं अंग्रेजों के, तो जो राजा फिलाडेल्फस से इन्होंने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था, किसके दरबार में, अशोक के दरबार में। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि अशोक के दरबार के समय में, यानी कि अशोक के शासनकाल में कौन सा राजदूत आया था, तो डियानीसियस नाम का राजदूत अशोक के समय में या अशोक के शासनकाल में आया था। अब जो अशोक थे, हमारे अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को मानते थे या बौद्ध भिक्षुओं को मानते थे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो आप लोगों को पता है ना होगा फ्रेंड्स, तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ग्रहण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो उस अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ग्रहण की। अब भारत में जो शिलालेख पाए गए हैं, शिलालेख क्या कहे, स्तंभ लेख, आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि अशोक के शिलालेख या अशोक के स्तंभ लेख। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया। अब अशोक के शिलालेख जो थे कि इनकी खोज किसने की सबसे पहले, यानी कि अशोक ने शिलालेख। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ शिलालेख या स्तंभ लेख होते क्या हैं आखिर। चलिए सबसे पहले जानते हैं शिलालेख के बारे में। शिलालेख जो होते हैं ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनमें लिखा जाता है। जैसे कि हम आजकल हमारे राइटर लिखते हैं, बुकों में लिखते हैं या ऑनलाइन लिखते हैं, बुक सेल करते हैं, वैसे ही पुराने ज़माने में क्या था कि वो पत्थरों में लिखा जाता था, यानी पत्थरों में लिखा करते थे अपनी हिस्ट्री के बारे में, यहाँ क्या था, कैसे हुआ, यानी कि हिस्ट्री के बारे में वहाँ शिलाओं में लिखा जाता था और स्तंभों में लिखा जाता था। तो जो अशोक के शिलालेख की खोज सन 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की, अशोक के शिलालेखों की खोज पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी, जिनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। यहाँ फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अशोक के शिलालेख भी थे और अशोक के स्तंभ लेख भी थे। तो अशोक के जो शिलालेख थे उनकी संख्या 14 थी और जो अशोक के स्तंभ लेख थे उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। अशोक के अभिलेखों को जो थे वो 3 भागों में बांटा गया था, जैसे कि मैंने बताया शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो उनमें जो शिलालेख थे, शिलालेखों की संख्या कितनी थी, 14 थी और स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। अब अशोक के अभिलेख मतलब उस समय की राइटिंग या उस समय की भाषा को पढ़ना बहुत ही मुश्किल था। तो
अशोक के शिलालेखों की खोज पादरेटी फैनथेलर ने कर तो ली, लेकिन इन्हें पढ़ नहीं पाए वे बिल्कुल भी, उनके समझ में इनकी भाषा आई ही नहीं। तो अशोक के जो अभिलेख थे या शिलालेख थे उनको पढ़ने में सबसे पहले सफलता ग्रहण की किसने? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने की। तो यहाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? वह पादरेटी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में की। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता किसने सबसे पहले प्राप्त की? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने प्राप्त की। अब जो अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं उनमें कुछ विषय लिखे गए हैं, तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर स्तंभ शिलालेख जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 14 के 14 शिलालेखों के बारे में एक बार बता देता हूँ। तो जो अशोक का पहला शिलालेख था, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरे शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया था उसने, और यह ऑर्डर दिया था कि हर 5 साल के बाद दौरे मतलब अपने राज्य के दौरे पर जाएं कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया था या धार्मिक नियमों के बारे में भी बताया गया था। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई थी। यहाँ जो भेरी घोष एक जो था उसकी जगह धम्म घोष को लागू करने की घोषणा की गई थी। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठवें शिलालेख में नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठवें शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है कि अशोक जहाँ जहाँ घूमे थे, जिन पूरे वर्ल्ड में उन्होंने जहाँ जहाँ तीर्थ यात्राएं की थी उन सभी जगहों के नाम लिखे हुए थे कि अशोक यहाँ यहाँ घूमे थे। नौवें शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी कि जो राजा है और राजा के नीचे जो मंत्री, राज्यपाल और सेनापति जितने भी अधिकारी होते हैं राज्य के, वह सब जनता के हित में सोचें, यानी कि जनता की भलाई के बारे में सोचें। 11वें शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वें शिलालेख जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स जो अभी मैंने बताया कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। ये सब को देखकर आपने कहानी सुनी होगी कि ये दृश्य को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, यानी कि अशोक बहुत ही दुखी हुआ था इस विनाश को देख करके। और उसी के बाद ही उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से क्या किया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और फिर यह संसार में घूमने लगा था तीर्थों में, जो कि अभी स्तंभों में बताया गया है। तो 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक का हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। इसी 13वें अभिलेख में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसे धम्म के प्रचार भेजे थे, यानी कि जो 5 राजा इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए अपने बौद्ध धर्म जो इसने कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था और इसने संकल्प लिया था कि यह अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगा, नरसंहार बिल्कुल नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 5 राजाओं को 5-5 जगह भेजा गया था। तो इस 13वें अभिलेख में उसी का वर्णन किया गया है कि उन राजाओं को इसने कहाँ भेजा था और कब भेजा था। 14वें और अंतिम अभिलेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, यानी कि जनता को कहा है उसने 14वें अभिलेख में कि आप धर्म को मानिए और धर्म से ही जिए, धर्म से ही अपना जीवन व्यतीत करिए। अब ये तो हो गए अशोक के शिलालेख, अब जो कि 14 हैं। अब अशोक के स्तंभ लेखों की बात कर लेते हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, मतलब यह जो अशोक के शिलालेख थे वह तो एक ही जगह प्राप्त हुए थे, लेकिन जो अशोक के स्तंभ लेख थे वह बहुत अलग अलग जगह प्राप्त हुए हैं बाद में। और जो कि इसमें मेन क्वेश्चन बनता है कि अशोक के जो शिलालेख थे, सॉरी फ्रेंड्स, अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वह किस लिपि में पाए गए हैं, तो वह ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। सबसे पहला अभिषेक, इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहला अभिषेक पे।
स्तंभलेख में, तो प्रयाग स्तंभलेख यह सबसे पहले कौशाम्बी में स्थित था। तो पहला स्थित था कहाँ? कौशाम्बी में। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। पहला प्रयाग में, प्रयाग से यह प्रयाग स्तंभलेख जो था कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने इलाहाबाद इसे ले आया था। सेकेंड स्तंभलेख पर चलते हैं, जो कि दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे याद सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा इसमें लिखा सेकंड अभिलेख क्या है? दिल्ली टोपरा। तो फिरोज शाह तुगलक, ये नाम आप अच्छे से याद रखिए, के द्वारा टोपरा से दिल्ली, यानी कि दिल्ली टोपरा, जो इसमें 2 वर्ड लिखे गए हैं, तो कहाँ से कहाँ लाया गया? टोपरा से दिल्ली। अब इसे उल्टा पढ़ सकते हैं, टोपरा से दिल्ली लाया गया। तीसरा स्तंभलेख जो है वह पहले मेरठ में स्थित था, बाद में इसे कहाँ ले आया गया? फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो दूसरा स्तंभलेख भी फिरोज शाह ने लाया था, और तीसरा भी फिरोज शाह लाया था। तो जो दूसरा था वह टोपरा से दिल्ली लाया गया था, और तीसरा जो था वह मेरठ से दिल्ली लाया गया था। इन्हें उल्टा पढ़ेंगे तो इसमें ये साफ साफ लिखा है कि कहाँ से कहाँ लाया गया था। चौथा जो स्तंभलेख था वह रामपुरवा था। यह स्तंभलेख चंपारण में स्थित था, जो चंपारण यानी कि बिहार जो में है, जो अब उस स्थित था। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने की थी। पांचवा स्तंभलेख जो है वह लौरिया अरेराज, उसका नाम क्या था? लौरिया अरेराज, जो चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ जो छठवां अभिलेख है, स्तंभलेख है, वो लौरिया नंदनगढ़ है, जो चंपारण बिहार में स्थित है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि मोर का चित्र किस स्तंभ पर बना है? तो मोर का चित्र लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख में बना है। अब बात कर लेते हैं आखिरी स्तंभलेख की, जो कि कौशाम्बी अभिलेख जो है, जो अशोक का 7वां अभिलेख, वो सबसे लंबा अभिलेख था। अब इसमें एक अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, जो हमने पढ़ा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, यानी कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख नाम से भी जाना जाता है। अब अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख जो था वह रुम्मीदेई है। इसे लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। यानी जो भूमि कर था उस समय लिया जाता था, बहुत ज़्यादा लिया जाता था, उसे कम करने के लिए इस स्तंभलेख का उपयोग किया गया था। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो कौन सी थी? ग्राम कही जाती थी उस समय में। अब प्रशासकों में सबसे छोटा पद गोप था, जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो अशोक के समय प्रशासन का सबसे छोटा पद कौन सा था? गोप था, जो 10 ग्रामों को संभालता था। अब ग्राम के मुखिया को ग्रामीक कहा जाता था, और बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। यानी कि जो बिक्री होती थी उसके टैक्स के रूप में 10% ले लिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा उस समय की। अब अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। अब बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। और अशोक के समय परवतक नाम का राजा था, जिसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश का विनाश भी किया था। परवतक नहीं, परवतक राजा था, इसलिए हमने आप लास्ट वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने परवतक हिमालय राज के से सहायता ली थी और नंद वंश को समाप्त किया था, और विजयवाणी सेना का जो निर्माण किया था वो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो मौर्य शासन था 137 वर्षों तक रहा फ्रेंड्स। जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हुए मौर्य साम्राज्य में, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक हुए, तो इन सभी ने मिला करके 137 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अब भागवत पुराण के अनुसार इस वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो भागवत पुराण में 10 राजा बताए गए हैं मौर्य साम्राज्य के, और वायु पुराण में 9 राजा बताए गए हैं। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह बृहद्रथ था। कौन था फ्रेंड्स? बृहद्रथ था। अब सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से सेनापति, उसके जो बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी, और यहाँ से मौर्य साम्राज्य हो जाता है समाप्त। बृहद्रथ की हत्या के बाद मौर्य समाप्त हो जाता है, और यहाँ से पुष्यमित्र शुंग अपने शुंग साम्राज्य की या शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा मौर्य साम्राज्य होता है समाप्त। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य, जिसके अंतर्गत शुंग वंश या कई सारे वंश आएंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप
कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हम आपको अच्छे नए वीडियोज़, अच्छे वीडियोज़ हिस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे, आपको नई जानकारियाँ देते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।